Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो क्वांटम मैकेनिक्स का 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का एक लेक्चर मैंने कल लिया था, जिसमें आपको कुछ एक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। पर यार आप लोग लेक्चर देख लेते हो, कुछ उनको लाइक कर दिया करो। उनको अगर लाइक नहीं करते हो तो उनकी रीच नहीं बनती है, रीच नहीं बनती है तो फिर आपकी तरह और भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक वो वीडियोस नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो देख के, और अच्छा लगे तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी छोड़ दिया करो उनके ऊपर। आज उसका दूसरा लेक्चर है और क्वांटम मैकेनिक्स के दूसरे लेक्चर में जो बाकी के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन हमें करना है टोटल, तो उसमें से बाकी के क्वेश्चन आज के लेक्चर में हो जाएंगे। कुछ बचे होंगे तो वो बाद में मैं करा दूंगा। इसके बाद क्वांटम के बाद 2 से 3 लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें करीबन 30-40 क्वेश्चन जो ज़्यादातर हर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं वो हम करेंगे। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा अगर लगे आपको तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी छोड़ दिया करें, जैसे कि मुझे लगे कि यार आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल इज फ्री टू मूव अराउंड इनसाइड अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइड एल इन वन स्टेट। द वेव फंक्शन उसका दिया है, ये एल क्यूब लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये लिखा हुआ है एल क्यूब। साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, साइन पाई वाई अपॉन एल, साइन 2 पाई जेड अपॉन एल। तो हमें एनर्जी बतानी है, क्या वैल्यू आएगी। तो क्यूबिकल बॉक्स के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट रुकना, मेरा कहाँ गया भाई ये, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 2ml स्क्वायर। मैं क्यूबिकल बॉक्स के लिए लिख रहा हूँ भाई, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर और प्लस nz स्क्वायर, ये क्यूबिकल बॉक्स के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको ये जो वेव फंक्शन की वैल्यू दी है, यहाँ से आपको nx, ny और nz की वैल्यू उठानी है। तो nx की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ लिखा हुआ है, ये वेव फंक्शन में लिख देता हूँ एक बार। तो ये वेव फंक्शन लिखा हुआ है √8 अपॉन एल क्यूब, और ये लिखा हुआ है साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, यहाँ पर लिखा है साइन पाई वाई अपॉन एल, और यहाँ पर लिखा है साइन 2 पाई जेड अपॉन एल। तो यहाँ से आपको वैल्यू पकड़नी है nx, तो nx की वैल्यू हो जाएगी ये nx की वैल्यू हो गई, यहाँ 1 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो ny की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी nz की, यानी कि nx की वैल्यू आप लिखोगे 2, ny की वैल्यू आप लिखोगे 1 और nz की वैल्यू आप लिखोगे 2। ये वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूला में डालनी है। तो en कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, nx यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, y वाले में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 9, तो ये बन गया 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। अब आपको बोला है कि ये तो यूनिट, इसको यूनिट के रूप में मान लिया, तो इसका मल्टीपल किसके साथ आ रहा है, 9 के साथ आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंसिडर किया जा रहा है, यूनिट। तो इसको अगर यूनिट कंसिडर किया जा रहा है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला पता है, तो इसको आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें हमें बोला गया है एक स्टेट दी गई है, स्टेट में 1/6 और 1/2 और 1/3। 1/√6 वाले की जो स्टेट है 1 है, 1/√2 वाले की स्टेट है 2 और 1/√3 वाले की स्टेट है 3। हमें बोला है ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर O प्राइम, जो O ऑपरेटर है उसके लिए आइगन वैल्यू दी है -1, 1 और 2। उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी दी गई है, -1, 1 और 2। आपको बोला उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऐसे लिखते हैं हम, है ना, किसमें, डायरेक्ट नोटेशन में। डायरेक्ट नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ साई आ गया, यहाँ लिख दिया आपने O और यहाँ पर आ गया साई। तो इसके हिसाब से आपको लिखना है, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, बराबर होती है C1 स्क्वायर इंटू लैम्बडा। C1 स्क्वायर इंटू लैम्बडा किसके बराबर होती है, C1 स्क्वायर इंटू लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब होता है आइगन वैल्यू,
एल्जेब्रिक समेशन लगा लेना आगे, एल्जेब्रिक समेशन। लैम्बडा का मतलब होता है, ये जो लैम्बडा लिखा हुआ है लैम्बडा, तो ये लैम्बडा का मतलब होता है आइगन वैल्यू, ये लैम्बडा का मतलब होता है आइगन वैल्यू। एल्जेब्रिक समेशन लगाया है, ठीक है, मैंने क्या लगाया है, एल्जेब्रिक समेशन। अच्छा, तो पहले आप C1 पकड़ो यहाँ से, C1, तो ये C1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1/√2, और लैम्बडा 1 जो है उसकी वैल्यू है -1। फिर आप C2 उठा लो, तो C2 कितना है, ये 1/6 है, 1/6, और C2 कितना है, C2 है 1/√2, और लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और C3 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3, और लैम्बडा 3 की वैल्यू कितनी हो गई है, वो हो जाएगी 2, ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एल्जेब्रिक समेशन है, क्या है, एल्जेब्रिक समेशन। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो C1 स्क्वायर मतलब 1/√6 का स्क्वायर, तो 1/√6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1/6 को मल्टीप्लाई करना है लैम्बडा 1 से, लैम्बडा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, प्लस फिर उसके बाद 1/√2 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 2, लैम्बडा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्बडा 2 कितना हो गया 1, फिर 1/√3 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 1/3, उसको मल्टीप्लाई कर दो लैम्बडा 3 से, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ नीचे लाके कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा -1/6 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 2/3। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम आ गया, यहाँ पर आ जाएगा -6, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 और 3 7, और 7 -6, कुछ गलत किया गया, 2 तिया 6, सही है ना, ये -1/6, ये कितना बचा 1/2 और ये बचा 2/3, एलसीएम आ गया कितना 6 आ गया, तो यहाँ -1 आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई, यहाँ -1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा -1, तो 4 और 3 7, 7 में से 1 गया 6, तो ये बन गया 6/6, और 6/6 का मतलब हो गया 1, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ही आइगन फंक्शन दिया हुआ है जो पहले था, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास जो है वो है ब्रैकेट नोटेशन में है, तो कैट नोटेशन में दिया हुआ है 1/√2, ये स्टेट है 1, इसके साथ है 1/√3 और ये स्टेट है 2, और फिर दिया हुआ है 1/√6 और इसकी स्टेट दी हुई है 3। हमें बोला गया है कि 1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है और 2 और 3 जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। ये इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि जो 1 है वो ग्राउंड स्टेट है और जो 2 और 3 है वो कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। 2 और 3 जो है वो कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है साहब। फिर हमें बोला गया है कि व्हेन ऑब्जर्वेशन इज मेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है, ये जो कॉफिशिएंट होता है किसी भी स्टेट के साथ उसका मल्टीपल, उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो जो P1 है वो तो ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी होगी, उससे हमें मतलब है नहीं, तो हमें एक्साइटेड स्टेट की चाहिए, तो P2 निकाल लो आप, तो P2 बराबर हो जाएगा C2 स्क्वायर और वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/3, और फिर आप निकाल लो P3, तो P3 इक्वल्स टू हो जाएगा C3 स्क्वायर और वो कितना हो जाएगा 1/6। वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी आएगी, एक्साइटेड स्टेट प्रोबेबिलिटी, एक्साइटेड स्टेट प्रोबेबिलिटी, तो एक्साइटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी P2 प्लस P3, तो P2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/3 और P3 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो एलसीएम अगर आप लोगे तो 6 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3/6 और 3/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी एक्साइटेड स्टेट में होने की कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार हमें क्वेश्चन से ही पता लगता है कि हाँ साहब ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन है और ये लिखा हुआ है ब्रा नोटेशन और ये लिखा हुआ है कैट नोटेशन, तो उसको इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे, तो इस तरह से जब अगर लिखा हुआ है तो ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट नोटेशन का, और ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, पहले नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद कर लोगे अब,
तो भी कोई नुकसान है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन अभी करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पाउली सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो सिग्मा एक्स जो है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 0 1 1 0, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू लिखते हैं। सिग्मा वाई की वैल्यू जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, और सिग्मा जेड की वैल्यू जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 1 0 और 0 माइनस 1। अब यहाँ से आपको ये बताना है कौन सा रिलेशन सही बन रहा है। तो यार मैं आपको वैसे बता देता हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स करते हो तो ये वैल्यू 0 आती है। आप करके देख लेना, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बना के देख लेना, यही वैल्यू आएगी। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब आप पढ़ते हैं पाउली मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर ये याद भी करते हो, आपको लिखवाया भी जाता है। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स आप करके भी देख सकते हैं, यही बनेगा बराबर 0। तो यहां से बन जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल्स टू माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। एक तो ये हो गया, यानी कि ये सही है। उसके अलावा एक स्टेटमेंट और बनाई जाती है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा जेड, ये भी सही है। तो ये सी और डी दोनों सही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो आप एंगुलर मैट्रिक्स वाला ये पढ़ते हैं ना, जिसमें आप पाउली मैट्रिक्स आता है आपको, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाले, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाले जितने भी वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते हैं वो जरूर याद कर लेना, क्योंकि वहां से घूम फिर के आ जाता है और फिर एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैट्रिक्स का रख रख के और फिर उनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करें। तो वो कुछ 10 एक फिक्स होते हैं फॉर्मूला, वो याद कर लेना। फॉर्मूला क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स ही होते हैं कि ऐसा है तो इसका रिजल्ट ये आएगा, ऐसा है तो इसका रिजल्ट ये आएगा। तो याद करके चला जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब इसी तरह के क्वेश्चन एक दो और हैं, वो मैं आपको पहले वही करा देता हूं। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी वहीं से एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। एल जेड एल प्लस माइनस 1, प्लस एल प्लस का मतलब होता है रेजिंग ऑपरेटर और एल माइनस का मतलब होता है लोअरिंग ऑपरेटर। तो एल जेड और एल प्लस का जो कम्यूटेशन है उसका सही रिजल्ट क्या आएगा? एल जेड एल माइनस के कम्यूटेशन का सही रिजल्ट क्या आएगा, वो आपसे पूछा है। तो ये बनता है एल जेड एल प्लस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस एच और एल प्लस माइनस। प्लस एल प्लस का मतलब होता है रेजिंग ऑपरेटर और एल माइनस का मतलब होता है लोअरिंग ऑपरेटर। ये वापस से वही क्वेश्चन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड वाला। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई किसके बराबर होता है? आयोटा सिग्मा जेड। तो ये सही रिलेशन हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाले होते हैं पाउली मैट्रिक्स में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हुआ, टोटल एंगुलर मोमेंटम का हुआ, वहां स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है। स्पेशली पाउली मैट्रिक्स के केस में स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते हैं। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो बनता है उनको जरूर याद कर लेना, है ना, क्योंकि अगर उनमें से क्वेश्चन आए तो वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। और फिर आप ये सोचो कि यार ये तो मैं करके ही नहीं गया, अरे यार मैं तो भूल गया, फिर वो मूर्खता है। मतलब वो 10 चीजें हैं यार, याद करके चले जाओ, एग्जाम के एक दिन पहले याद करके चले जाओ, क्या दिक्कत है? अगर मान लो 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन भी भिड़ जाता है तो एक क्वेश्चन तो सही बन रहा है ना अपना, तो वो सीधी सीधी चीजें याद कर सकते हैं अपन, ठीक? तो कर लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द परमिटेड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बॉक्स ऑफ विड्थ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। परमिटेड एनर्जी निकालनी है, तो ई एन जो लिखते हैं हम एनर्जी इन बॉक्स, वो फॉर्मूला लिखते हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। एक तो ऐसे लिखते हैं, और सिर्फ एच में एक फॉर्मूला लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब हमें यहां पर क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉन बोला गया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा आपको एक तो, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो ई एन यहां लिख दिया मैंने एन स्क्वायर, यहां लिख दिया मैंने 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 स्क्वायर अपॉन 8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। अच्छा, ए की वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में, एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो ये 10 पावर माइनस 10 और इसका स्क्वायर कर दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 पावर
-19 से डिवाइड और कर देना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। तो लमसम मैं आंसर बता रहा हूँ, हालांकि आंसर जो आएगा वो 37 पॉइंट कुछ आएगा, पर 37 तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो इसका जो एग्जैक्ट लमसम आंसर बनेगा वो बनेगा 38 n स्क्वायर। एन स्क्वायर ये वाला रह जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करोगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक वेव फंक्शन दिया है। ये वेव फंक्शन जो हमें दिया है वो लिखा है एन ई, फिर यहां लिखा है -x² / 2a², और ये लिखा है e पावर आयोटा के एक्स। ये हमें वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है। हमें बोला कि n की वैल्यू निकालो। अब n की वैल्यू निकालो, दैट मीन्स कि ये यहां पर ये कंसीडर कर लिया गया है कि ये कौन सा है, नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आपको लगानी है। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाओगे तो वो लगाओगे -∞ to ∞। यहां आप लिखोगे साई स्टार साई, और ये आपने कर दिया dx, क्योंकि x डायरेक्शन ले रखी है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फंक्शन आप निकाल लो। तो इसका कंजुगेट निकालोगे तो ये निकालोगे n e पावर -x² / 2a², और ये हो जाएगा e पावर -i के एक्स। ये हो जाएगा e पावर -i के एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा -∞ से ∞। ये e पावर यहाँ पर x² / 2a² है, ये भी, तो ये ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएंगे। ट्वाइस हो जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -x² / a²। अच्छा, ये e पावर आयोटा के एक्स से e पावर आयोटा के एक्स मर जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा dx = 1। ठीक है। अब ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ x² में, तो ये इवन फंक्शन बन रहा है। तो इवन फंक्शन बन रहा है तो ये यहाँ पर क्या लगा लेंगे, इसकी लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करेंगे तो ये 2n² बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 से ∞, और फिर ये बन जाएगा e पावर -x² / a² और dx = 1। अब याद कर लो गामा फंक्शन, कल भी मैंने आपको बताया था। तो ये 2n², 0 से ∞, e की पावर -x² / a² dx = 1। गामा फंक्शन याद करो, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन जो लगाया था वो लगाया था 0 से ∞, e पावर -ax पावर m, x पावर n और dx। तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है 1/m 1/m, फिर ये a n + 1/m, और यहाँ गामा n + 1/m। तो यहाँ से अगर देखो तो आप जो m है, m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू हो गई 2, तो इसके हिसाब से सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 2n² 1/m, यानी कि 1/2। फिर यहाँ a का काम कौन कर रहा है, यहाँ 1/a² हो गया, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/a², और फिर n + 1/m। तो n की वैल्यू कितनी है, 0, और तो ये हो गया 1/2, और फिर गामा लगाना है, गामा। तो गामा 0 + 1/2, ये हो गया। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये बराबर 1 करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, n²। अब ये स्क्वायर है a का, और ये स्क्वायर रूट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, a बन जाएगी, है ना, 1/a। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/a। ये बन जाएगी सिर्फ 1/a, और ये बन जाएगा गामा 1/2 बराबर 1। अब एक चीज़ ध्यान रखना, गामा 1/2 बराबर होता है √π। गामा 1/2 बराबर होता है √π। तो यहाँ से बनेगा n², ये a ऊपर घूम के चला जाएगा, और ये गामा 1/2 को लिख दूंगा √π = 1। तो n² बराबर हो गया 1/a √π। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्व करके। तो n की वैल्यू 1/a पावर 1/2, और पाई की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। a की पावर 1/2 और पाई की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। सॉल्यूशन देखो, a की पावर 1/2, पाई की पावर 1/4, a ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि गामा फंक्शन जो है उसको यूज़ करना सीख लो, और यहाँ से सीख लिया आपने। तो इसको एक बार वापस से प्ले करके देख लो, गामा फंक्शन का यूज़ करना सीख लो। गामा फंक्शन से बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ सॉल्व हो जाती है। इसको आप वैसे फिर इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा बड़ा पड़ सकता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
हाँ जी, ये क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट हैज काइनेटिक एनर्जी के, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। तो ये रेस्ट मास का जब बात हो चल रही है तो यहाँ रिलेटिविस्टिक जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो हमें बतानी है। तो इसके लिए आपको रिलेटिविटी थ्योरी का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो रिलेटिविटी थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि ई जो है वो बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, एक तो ये होता है। और साथ ही साथ एक ये भी पढ़ते हो कि ई इक्वल्स टू के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, प्लस एम नॉट ये एम नॉट लिखा हुआ है, एम नॉट प्लस एम नॉट और सी स्क्वायर। तो यहां से दोनों एनर्जी के वैल्यू दे रहे हैं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ये स्क्वायर है बराबर, ये हो जाएगा के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, तो पहले मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड, तो ये बन जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 और ये बन जाएगा के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर और यहाँ पर आपको कर देना है स्क्वायर। तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 प्लस यहाँ से बन जाएगा 2 के एम नॉट और सी स्क्वायर, ये बन गया। तो यहाँ से कुछ कट पिट रहा है, तो कट पिट क्या रहा है, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया ना। तो अगर ये कट गया है तो कॉमन आएगा यहाँ से, तो ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकाल लो आप के कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ये बच गया। तो ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी इक्वल्स टू अंडर रूट के और के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर और अपॉन सी कर दिया, है ना। ऐसा कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, एच अपॉन पी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए एच को डिवाइड कर दो पी से, तो सी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा के और ये क्या रह जाएगा के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, किसका आ गया, वेवलेंथ का, जो कि ऑप्शन हो गया कौन सा, ए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग स्पीड c/2। तो v जो है वो कितना दिया, c/2। तो c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ और उसको आपने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁸, ये बन गया। आपको निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू होता है h अपॉन पी, पी को आप लिख सकते हो mv। अच्छा, अब यहाँ पर m और v की वैल्यू कितनी दे दी, c/2, जो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। तो मैं यहाँ c/2 की जगह v लिख देता हूँ, तो इसको मैं v लिख देता हूँ, एक बार हटाओ इसको। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालनी है। तो h की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻34। पार्टिकल का जो यहाँ पर मास है वो इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है इंफॉर्मेशन, तो इलेक्ट्रॉन ले लो उसको। तो इलेक्ट्रॉन लोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁸। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो लगभग आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻12, 4.8 इंटू 10⁻12, जो कि आंसर आ जाएगा सी। यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यहाँ पर पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन लिख लो, पार्टिकल में क्या लिख लो, इलेक्ट्रॉन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन। पार्टिकल को डिस्क्राइब किया गया है वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है e पावर माइनस मॉड ऑफ x, और ये 1 डायमेंशन में है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन द रीजन मॉड x, इस रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो, जबकि a की वैल्यू ज़्यादा हो 0 से। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि जो रीजन है, रीजन x, तो मॉड x का मतलब क्या हो गया कि आपको इसको a से लेस देन रखना है, जब a की वैल्यू ज़्यादा हो। तो x जो है उसको लेस देन इक्वल्स टू a रखना है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखनी है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी
तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकलेगी P इक्वल्स टू माइनस ए से ए, रीजन हो जाएगा माइनस ए से ए, माइनस ए से ए। और प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साई एक्स जो है उसका स्क्वायर कर देना है और dx कर देना है। तो यहां से लिखोगे P माइनस ए से ए। अच्छा, क्योंकि ये इवन ही चलेगा क्योंकि मॉड में लगा हुआ है, तो यहां से लिमिट चेंज हो सकती है, इवन हो गया ना ये, क्योंकि ये तो इवन हो जाएगा। आप यहां पर माइनस एक्स भी रखोगे तो भी आंसर ये सेम आंसर देगा। तो यहां हो जाएगा 0 to a और ये बन जाएगा e पावर माइनस 2x मॉड और dx, ये बन जाएगा यहां से, ये बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो p बराबर, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आएगा 1 माइनस ई पावर माइनस 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस 2a। ये तो यार सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा इसमें। तो हो गए क्वेश्चन खत्म, हाँ हो गए, बिल्कुल हो गए साहब। तो ये क्वेश्चन थे और आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा कुछ भारी भरकम इसमें कुछ था नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, आसानी के साथ आसानी के साथ आप इनको कर सकते हैं। अपने जो बेसिक्स है उनके ऊपर काम करते रहो और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं उनको नोट्स के फॉर्म में लिख लो, उनको याद कर लो, उनमें से ही आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।